जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है या वीडियो प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है जो होता है वह होता है 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है, जहां यम बराबर यम होता है वस्तु का द्रव्यमान और बी होता है वस्तु का वेग। इसलिए गतिज ऊर्जा सीधे द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट के बराबर होता है। हार्स पावर की एक इकाई है, हॉर्स पावर जो है शक्ति की एक इकाई है। हॉर्स पावर जो होता है यह शक्ति की इकाई होती है। और एक हॉर्स पावर अभी हम लोग पढ़े 746 वाट होता है। इसे सबसे पहले जेम्स वाट ने परिभाषित किया था ताकि स्टीम इंजन की शक्ति की तुलना घोड़ों से की जा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का आंशिक पाचन मुंह और पेट में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पर अग्नाशयी रस और आंत रस मिलकर सभी पोषक तत्वों को सरल रूप में तोड़ते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पचे हुए पोषक तत्वों का शोषण भी छोटी आंत में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेट जो है यहाँ केवल प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है एंजाइम द्वारा। मलाशय की बात करें तो यहाँ सिर्फ मल संग्रहण का स्थान है। और बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ जल का अवशोषण होता है, पाचन का नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन के करें। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रमुख अर्धधातु हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलोसियम और पोलोनियम। इसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और जो नाइट्रोजन दिया हुआ या दोनों अधातु हैं। सल्फर और फास्फोरस जो है या दोनों अधातु हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है, हाइड्रोजन अधातु है और हीलियम निष्क्रिय गैस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन घोल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। जब भोजन के नमूने में आयोडीन घोला जाता है तो यदि स्टार्च मौजूद है तो रंग नीला काला हो जाता है, यदि स्टार्च नहीं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी विकल्पों की बात करें तो लिटमस घोल जो है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए होता है। फिनप्थलीन की बात करें तो अम्ल और क्षार टाइट्रेशन में सूचक के रूप में होता है। और बेनेडिक्ट का घोल जो है ग्लूकोज की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। या चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण, मूर्तिकला और सजावट के व्यापक रूप में होता है। सफेद संगमरमर में शुद्ध CaCO3 पाया जाता है, जबकि रंगीन संगमरमर में अशुद्धियां होती हैं। बाकी ऑप्शन में दिया कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO इसे चूना कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3 का होल ट्वाइस या जल में घुलनशील होता, ठोस रूप में संगमरमर नहीं बनाता। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के बीच का कोण क्या है। आपसे पूछे कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के बीच का कोण क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग होता है। इसमें बाएं हाथ की 3 उंगलियों आपस में 90 डिग्री समकोण पर फैलाई जाती हैं, जिसमें अंगुष्ठ बल गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। इस प्रकार अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली साथ ही तर्जनी के बीच का कोण 90 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है, वहीं अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियों और अन्य पुष्प दल निषेचन के बाद समानता झड़ जाते हैं। अंततः अंताफला अंडाशय का परिपक्व रूप और बीज जो है बीजांड का परिपक्व रूप होता है। बाकी ऑप्शन है स्त्री केशर, तो यह पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल में नहीं बदलता। बीजांड या बीज बदलता है, फल में नहीं। और पकुंडी जो है या केवल आकर्षण के लिए होता है, निषेचन के बाद गिर जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को निर्धारित करता है। आपसे पूछा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उसके रासायनिक गुण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं का विशेष समूह होता है जो उसके विशिष्ट रासायनिक गुण और अपक्रियाओं को तय करता है। उदाहरण के तौर पर OH हाइड्रोक्सिल समूह या अल्कोहल के गुण देता है। CHO या एल्डिहाइड समूह यानी कि एल्डिहाइड से गुण देता है। COOH कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को गुण देते हैं, जबकि भौतिक गुण जैसे क्वथनांक गलनांक आदि कार्बन श्रृंखला की लंबाई और संरचना पर निर्भर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक परिवर्तन मोम पिघलता है, ठोस से द्रव में बदलना या उलटने योग्य है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो बाती और मोम का दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और उष्मा उत्पन्न होती या अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेब काटने के बाद उसके गूदे का संपर्क हवा के ऑक्सीजन से होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भूरे रंग की यौगिक बना देता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम है। इसे फेलिस कैटस भी कहा जाता है, जो आजकल अधिक प्रचलित वैज्ञानिक नाम है। फेलिस डोमेस्टिका पालतू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। एक आपको दिया है ऑप्शन पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो जो है या शेर का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस की बात करें तो यह जो है या बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और जो आपका दिया हुआ है क्या दिया हो कैबलस जो दिया है घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। आपसे पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप से उपभोग नहीं होता, लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। धनात्मक उत्प्रेरक या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज यानी कि बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को पोटेशियम क्लोराइड के CO3 के अपघटन में उत्प्रेरक का काम करता है और ऑक्सीजन जल्दी निकलती है। प्लेटिनम PT या प्लेडियम PD जो है हाइड्रोजन गैस को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ने में उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा
जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंसुलिन, एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन ये सभी जो है जानवरों में पाया जाता है, परंतु ऑक्सिन हार्मोन्स जो है या पौधों का हार्मोन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, या पौधों का हार्मोन है जो उसकी वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव नियंत्रित करता है। बाकी जो दिया है इंसुलिन, तो यह अग्नाशय से स्रावित रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन की बात करें तो अधविक्र ग्रंथि से स्रावित आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। और थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित चयापचय नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम है उसे। समान मानव गुणसूत्र संख्या जो होती है 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक एक्स गुणसूत्र 45 यानी कि हो जाएगा एक्स होता है, एक्स और ओ होता है। इसका मतलब कुल 45 गुणसूत्र। लक्षण महिलाओं में बौनापन, अंडाशय का विकसित होना और बांझपन। बाकी विकल्प क्यों गलत है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र की त्रिसंख्या 47 गुणसूत्र हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें क्या है, पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र हो जाएगा, 47वां XXY हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है वर्णाधनता या गुणसूत्र संख्या की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक्स गुणसूत्र से जुड़ा लक्षणीय विकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। आपसे पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह किससे बनी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड द्विपरत से होता है। इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व लिपिड से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। यह संरचना तरल मोजक मॉडल से जानी जाती है। इसका कार्य जो है कोशिका को संरचना और सुरक्षा देना, पदार्थों का अंदर बाहर आवागमन नियंत्रित करना, संचार में सहायक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं जो 90 डिग्री पर स्थित रहते हैं। उसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन और समय सूत्रकला तंतुओं का निर्माण करना है, कोशिकांगों के स्थान का नियमन करना। पादप कोशिकाओं और प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लाल सेवल पौधों में केंद्रक तो होता है लेकिन तारक केंद्रक नहीं। प्रोक्रियोटिक इसमें झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते और पुष्पी पादप इनमें भी तारक केंद्र नहीं पाया जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियां और लार स्रावित करती हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है जो कि स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज यानी कि सरल शर्करा में बदलता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन जो है इसका पाचन पेट में पेप्सिन एंजाइम से शुरू होता है। और वसा जो है इसका पाचन मुख्यतः छोटी आंत में लीवर से आने वाली पित्त और लाइपेज एंजाइम से होता है। तो ध्यान रखें, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम कौन सा है। आपसे पूछा कि विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरचॉफ का नियम। विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए मुख्यतः 2 नियम प्रयोग होते हैं जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। किरचॉफ का नियम जो है किसी परिपथ के किसी बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा जो नियम होता है वोल्टेज नियम, किसी बंद परिपथ में विभवांतर और EMF का बीजगणितीय योग बराबर 0 होता है। इन दोनों नियमों का उपयोग करके किसी भी जटिल परिपथ का विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सेट था। तो अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए